गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 5वां अध्याय है जीव प्रक्रम है उसको हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंदर हमने श्वसन वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन को पढ़ा था और उसके साथ ही कुछ प्रक्रम को बारे में पढ़ा था कि जो पायरुवेट है उसका आगे क्या फ्यूचर होता है, अगर उसमें ऑक्सी श्वसन होगा तो अनऑक्सी श्वसन होगा तो यानी मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इथेनॉल बनता है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी श्वसन तंत्र को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र मनुष्य में किस प्रकार का है, किस प्रकार मनुष्य श्वसन प्रक्रिया करता है, कौन कौन से उसमें अंग सम्मिलित होते हैं, तो उस सब को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दिखा हुआ है मनुष्य का श्वसन तंत्र, यानी किस प्रकार मानव है वो श्वसन करता है। तो देखिए एक बात आपको सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी जीव श्वसन करे वो श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन गैस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को है वो उत्सर्जित करेगा। अब वायुमंडल के अंदर इतनी गैस है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%, 21% है वो ऑक्सीजन गैस है। अब वायुमंडल को पता थोड़ी है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए अंदर, तो वायुमंडल को पता नहीं। हमारा शरीर, हमारा जो नाक है वो सभी गैसों को अंदर लेगा, जो वायुमंडल में है वो गैस है जिस मात्रा में उसी मात्रा में नाक भी अंदर लेगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जाएगी, फिर ऑक्सीजन जाएगी, फिर इसका छंटन कौन करेगा, छंटनी कौन करेगा, अंदर जाकर छंटनी करेगी कुप्पिका। ये जो हमारा फेफड़ा है इसके अंदर लास्ट में कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिन्हें कुप्पिका कहा जाता है, जिन्हें कुप्पिका कोष बोला गया है। मतलब प्रत्येक श्वसनिका के अंत के अंदर एक छोटी छोटी बेर के जैसी संरचना होगी, उसे कुप्पिका कहेंगे। वो कुप्पिका क्या करती है कि उसे पता है कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन गैस डालनी है, तो वो उन गैसों में से सिर्फ ऑक्सीजन गैस लेगी, रक्त में डालेगी। जो वही रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आई है वो वापस किस में डाल देगी, बाहर जाने वाली गैसों में। तो आते टाइम ऑक्सीजन ज्यादा थी और जाते टाइम उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाती है। ठीक है, तो देखिए जो ये हमारा श्वसन तंत्र है इसको बिल्कुल मैं सिंपल वे में समझा रही हूँ आपको कि मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर श्वसन करने वाला तंत्र, अंगों का समूह श्वसन तंत्र किस प्रकार का बना होता है। देखिए देखिए जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है उसके अंदर ये दो आपके नाक वाले छिद्र, ये जो हमारे नासा द्वार है ये नाक वाले छिद्र, फिर अंदर का नाक का मार्ग, ये पूरा नाक का मार्ग हो गया। उसके बाद ये रास्ता इधर मुड़ा। आपको पता हो तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया था कि ये हमारा मुंह वाला पार्ट था और यहां से जीभ थी, यहाँ पर लार ग्रंथियां थी, यहां से भोजन जा रहा था, यहां से श्वास जाएगा। लेकिन ये वो भाग है देखिए ये वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रसनी। ये वो भाग है जहां से भोजन भी जाएगा और श्वास भी जाएगा। इधर से श्वास आ रहा है, मान लो ऑक्सीजन गैस, और इधर से क्या आ रहा है, भोजन। इस रास्ते पर भोजन और श्वास दोनों ही मिलेंगे, लेकिन आगे जाकर इनका रास्ता है वो अलग अलग हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भोजन वाली नली, जिसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था ग्रास नली या ग्रसिका। और जिसमें श्वास जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, श्वास नली। क्या बोलेंगे, श्वास नली या ट्रेकिया। जो भोजन वाली नली है इसको हमने पिछली क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ लिया था कि भोजन जाता है ग्रास नली में, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में उत्सर्जी पदार्थ को बड़ी आंत से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ में कुछ पाचक ग्रंथियां थी, मुंह में लार ग्रंथि, पेरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। उसके अलावा आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम, छोटी आंत के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, साथ में यकृत ग्रंथि जुड़ी हुई थी, मुख्य पाचक ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जुड़ी हुई थी। इन सबको हमने पाचन तंत्र में, यानी इस मार्ग को हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिया था। आज हमें केवल क्या पढ़ना है, श्वास नली श्वसन तंत्र। अब जैसे हमारे नाक से अंदर गया श्वास, नासा मार्ग में गया, यानी ये वाला भाग क्या कहलाएगा, नासा मार्ग। नासा मार्ग, नासा मार्ग से श्वास अंदर गया, फिर ये क्या है, श्वास नली।
श्वास नली आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाएगी, एक शाखा इधर चली जाएगी और एक शाखा इधर चली जाएगी, और प्रत्येक शाखा किस में जाएगी? फेफड़े के अंदर। किसके अंदर जाएगी? फेफड़े के अंदर। हमारे अंदर दो फेफड़े होते हैं, ये क्या है? फेफड़े। और जैसे मैं खड़ी हूं, मेरा ये भाग दायां, ये भाग बायां, ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा। दाएं फेफड़े की तुलना में बायां फेफड़ा थोड़ा सा यहाँ से छोटा है, क्योंकि ये यहाँ पर किसको जगह देता है? ये यहाँ पर हार्ट को जगह देता है। किसको जगह देगा? हार्ट को। इसलिए बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। अब देखिए, ये जो फेफड़े के अंदर श्वास नली गई, आगे जाकर ये शाखाओं में बढ़ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? श्वसनिकाएं। इनको हम, और प्रत्येक श्वसनिका के अंत में एक बेर जैसी संरचना होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? कुप्पिका। क्या बोलेंगे? कुप्पिका। अब प्रत्येक कुप्पिका में से क्या आएगी? एक खून की नली आएगी। क्या आएगी? रक्त की नली। ये रक्त की नली कौन सी गैस लेकर आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगी। इसको कुप्पिका को दे देगी, तो कुप्पिका कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी और इसमें क्या डाल देगी? ऑक्सीजन। तो जाते टाइम इस नली में ज्यादा कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। गैसों की दृष्टि से रक्त का शुद्धिकरण कहां पर हो जाता है? फेफड़ों के अंदर। यानी कुप्पिका, प्रत्येक कुप्पिका में से एक एक खून की नली निकलेगी। खून की नली शरीर में से अशुद्ध रक्त लाएगी, यानी उसमें कौन सी गैस ज्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कुप्पिका में आएगी तो कुप्पिका इस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगी और इसमें ऑक्सीजन डाल देगी, और वापस ये नलिका ऑक्सीजन को लेकर शुद्ध रक्त लेकर चली जाएगी। अब कुप्पिका के पास ऑक्सीजन कहां से आई? श्वास लिया, श्वास के अंदर सभी गैसें थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुप्पिका ने उन गैसों में से ऑक्सीजन को लिया, इस रक्त में डाला, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ली और रक्त में वापस उस गैसों में मिलाया। जिस रास्ते से गैसें आई उसी रास्ते से गैसें वापस चली जाएगी। फर्क क्या था? आते टाइम ज्यादा क्या थी? ऑक्सीजन, और जाते टाइम ज्यादा क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? श्वसन मार्ग। ये क्या है? श्वसन मार्ग। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का श्वसन मार्ग, जिसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होगा? ये हो गए नासा द्वार। क्या हो गए? नासा द्वार, फिर नासा मार्ग, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। फिर दो फेफड़े आ गए, फेफड़े के अंदर श्वसनिका है, श्वसनिका में कुप्पिका, और कुप्पिका रक्त नलिका के साथ गैसों का क्या करेगी? आदान प्रदान करेगी। ये मनुष्य का क्या हो गया? श्वसन तंत्र। इसको आप इजी वे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अपने बुक है आपके पास, बुक के अंदर कोई ऐसा रफ पेज लगाकर उसके अंदर ये डायग्राम बना के, ताकि आपको बिल्कुल इजी वे में समझ आए, फिर आप बुक वाला डायग्राम है वो पढ़ सकते हैं। इसको नोट कीजिए। तो नोट कर लिया आपने। इसके बाद इसी चीज को हम देखते हैं बुक के अंदर। देखिए, किताब के अंदर आपके ये डायग्राम बनाया हुआ है, जो भी मैंने समझाया वो इसमें देख लीजिए। ये नासा द्वार, यानी नाक के छिद्र के अंदर का जो नाक वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? नासा मार्ग। ये हो गया नासा द्वार। ये नासा द्वार से गैस आई, फिर ये मुंह वाला भाग हो गया। इधर ये ग्रसनी, जहां से भोजन भी गुजरा और श्वास भी गुजरा। अब देखिए, ये जो हमारी श्वास नली है, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है, या श्वास नली है। देखिए डायग्राम में मैं बताती हूँ वापस आपको। ये जो श्वास नली है ना, इसका ऊपरी ढक्कन क्या कहलाता है? इस ऊपरी ढक्कन, ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कंठ। और इस कंठ के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, इस ढक्कन का नाम क्या है? एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत काम का है। काम का क्या है? आपने भोजन भी किया और श्वास भी किया। अगर भोजन वाली के अंदर थोड़ा सा श्वास चला जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन अगर श्वास नली के अंदर थोड़ा सा भोजन का कण चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो अंदर पूरा फेफड़ा वायु का गुब्बारा है। इसके अंदर पानी लिक्विड भी चला जाए या कोई भोजन का कण चला जाए तो फेफड़े में जाकर जम जाता है, मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये
हवा का गुब्बारा, इसके अंदर कोई भी चीज गई, इन्फेक्शन होगा, श्वास लेने में तकलीफ हो जाएगी। तो ये जैसे दो बर्तन खुले पड़े हैं, हम ढक्कन किस पर लगाते हैं? जिसको किसी बाहरी चीज से बचाना है, तो हमने ढक्कन किस पर लगा दिया? श्वास नली पर। अब ये ढक्कन वैसे तो हमेशा खुला रहेगा, बंद कब होगा? जब आप भोजन निगलोगे, भोजन करोगे तब नहीं। भोजन तो आप 1 घंटे तक करते रह रहे हो, ये ढक्कन बंद थोड़ी रहेगा, नहीं। आप भोजन चबा रहे हो तो ये खुला रहेगा। जैसे ही आपने भोजन निगला, ऐसे किया, ये ढक्कन बंद हो गया। ये ढक्कन बंद हो गया तो ये रास्ता बंद हो गया, तो भोजन को सिर्फ ये रास्ता मिला। भोजन जैसे इधर गया, ये ढक्कन वापस खुल गया। कहने का मतलब है कि श्वास नली का ऊपरी भाग कंठ कहलाता है, और कंठ का ऊपरी ढक्कन क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। हालांकि एपिग्लोटिस हमेशा खुला रहता है, लेकिन बंद कब होगा? जब आप भोजन को निगलोगे। आया ना समझ में? तो देखिए किताब में, ये श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर यहाँ पर ढक्कन होगा। ये जो हमारी श्वास नली है ना, इस पर ये आपको छल्ले जैसी संरचना दिख रही है। ये छल्ले जैसी संरचना क्यों बनाई? ये जो श्वास नली है, इस श्वास नली पर क्या बना दी? छल्ले जैसी संरचना। देखिए ये उपास्थि के बने छल्ले होते हैं। एक होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि। जो हड्डी से थोड़ा सा कोमल पदार्थ होता है वो उपास्थि होता है। जैसे हमारे कान के अंदर ये हड्डी भी नहीं, ये क्या है? उपास्थि। नाक के अंदर इसके ये हड्डी नहीं, ये आगे वाला भाग क्या है? उपास्थि। उसी प्रकार हमारी जो श्वास नली है, इसको पिचकने से रोकने के लिए सी आकार के छल्ले बना दिए जाते हैं, ताकि श्वास नली पिचके ना। अगर पिचक गई तो श्वास जाना बंद, व्यक्ति मर सकता है। कई लोगों में ऐसी बीमारी होती है कि श्वास नली पिचकने लगती है, फिर उसमें प्लास्टिक की पाइप डाल दी जाती है, क्योंकि श्वास नली पिचक गई तो फिर गैसों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, श्वास के बिना व्यक्ति मर सकता है। ठीक है, तो देखिए श्वास नली को पिचकने से रोकने के लिए पूरे गोल आकार के छल्ले नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसको पिचकने से रोकने के लिए सी आकार के छल्ले लगा दिए जाते हैं, जिससे ये पिचके ना, इसको खींचे हुए रखते हैं बाहर की तरफ। और ये जो छल्ले बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने हुए सी आकार के छल्ले, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, देखिए ये छल्ले हैं, उपास्थि के वलय। फिर ये श्वास नली देखिए दोनों फेफड़ों के अंदर गई। ये बायां फेफड़ा, ये दायां फेफड़ा। फेफड़ों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं। तो ये फुफ्फुस हो गया। फेफड़ों के ऊपर आपको पता है हमारे यहाँ पसलियां होती है, हड्डियों के जैसे। ज्यादा दुबला पतला होता है उसके अलग अलग दिखती है, हेल्थी होता है उसके दिखती नहीं है। तो ये जो पसलियां हैं 12 जोड़ी होती है, 12 इधर और 12 इधर, यहाँ टोटल 24 होती है मनुष्य में पसलियां। तो इन पसलियों के अंदर फेफड़ा व्यवस्थित रहता है। फेफड़े के नीचे एक त्रिभुजाकार संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। उसके अलावा श्वास नली आगे जाकर किसमें शाखाओं में बंट गई, उनको हमने क्या बोला? श्वसनिका। और प्रत्येक श्वसनिका के अंत में छोटी छोटी बेर जैसी संरचना, जिसे हमने क्या बोला? कुप्पिका, जो गैसों का मुख्य आदान प्रदान करती है। फेफड़े की क्रियात्मक इकाई किसे बोला जाता है? कुप्पिका या एल्विलाई को। इधर कुप्पिका की संरचना बताई गई है, श्वसनिकाएं आती है लास्ट के अंदर। देखो ये बेर जैसी संरचना क्या है? कुप्पिका। प्रत्येक कुप्पिका में से खून की नली, रक्त की नली निकलेगी, जो गैसों का आदान प्रदान करेगी। अब देखिए भाषा के रूप में क्या लिखा हुआ है? वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है, यानी नाक के छिद्रों द्वारा अंदर वायु जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। आपने सोचा नहीं कि हमारे नाक के अंदर ये बाल क्यों होते हैं? जो बाहर से गैसें आ रही है उनको छानने के लिए। अगर कोई हमारे नाक के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो बाल और एक सलेस्मा, चिकना पदार्थ। कि अगर बाहरी वायु प्रदूषित है, उसके अंदर कुछ डस्ट है, कुछ भी कचरा है, तो वो अंदर फेफड़ों में ना जाए, नाक में ही रुक जाए। इसके लिए एक तो सलेस्मा होता है, चिपचिपा पदार्थ जो कचरे को नाक में रोक लेता है। उसके अलावा जो बाल होते हैं वो हवा को छानते रहते हैं, शुद्ध करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। तो नाक के अंदर ये दोनों संरचना होती है। एक नाक के अंदर होती है स्नीडेरियन झिल्ली, जो सूंघने का काम करती है। जब व्यक्ति को जुकाम लगता है, राइनो वायरस का संक्रमण होता है, तो स्नीडेरियन झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपको पता है जब हमें जुकाम लगता है तो किसी चीज की गंध का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है।
यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, यानी पहले नासा द्वार में, नासा मार्ग में, ग्रसनी में, श्वास कंठ में, श्वास नली में और फेफड़ों में। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो, निपतित यानी पिचके ना। तो इसको सही करने के लिए क्या पाए जाते हैं? उपास्थि के वलय या छल्ले। आगे है, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कुप्पिका कहते हैं। कुप्पिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुप्पिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। देखिए, हम जब श्वास लेंगे तो गैसों का गुण होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब में जाएगी। अगर हमारे अंदर दाब को कम करना है तो आयतन को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब फेफड़े के अंदर जगह करनी पड़ेगी। फेफड़े के अंदर अगर आपको जगह करनी है तो इन पसलियों को बाहर की तरफ ऐसे खींचना पड़ेगा तो फेफड़ा बढ़ेगा, और इस डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा तो फेफड़ा नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर फेफड़े का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो दाब कम होगा, और दाब कम होगा तो गैसें बाहर ज्यादा दाब से अंदर कम दाब में आ जाएगी। इससे होगा अंतः श्वसन। आपने जैसे श्वास लिया, ऐसे लिया श्वास, तो मतलब अंदर आयतन ज्यादा था तभी तो गैसें अंदर की। अब अंदर वापस हमें गैसों को बाहर निकालना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, दाब को ज्यादा करना पड़ेगा। दाब को ज्यादा करने के लिए हमें आयतन को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस पसलियां अंदर की तरफ आ जाएगी, फेफड़ा सिकुड़ जाएगा। डायफ्राम नीचे से ऊपर आएगा तो फेफड़ा और सिकुड़ जाएगा, तो अंदर जगह कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा तो गैसें अंदर से बाहर निकल जाएगी। ये अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन का प्रक्रम है, याद रखना है, आपको समझना है बिल्कुल। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती है, जिसे फेफड़ा बढ़ जाएगा, और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है यानी नीचे की तरफ हो जाएगा, तो फेफड़ा के आयतन फिर बढ़ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, यानी अंदर का गैस लेने वाला स्थान बड़ा हो जाएगा। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुप्पिकाओं को भर लेती है। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुप्पिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुप्पिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुप्पिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी रक्तवाहिनी ने रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड कुप्पिका को दिया, कुप्पिका के पास जो ऑक्सीजन थी वो रक्त में गई और शरीर के सभी भागों में वितरित हो गई। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। अब रक्त के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाती है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह काम करता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रूपी सवारियों को बिठा कर लाता है। शरीर से हीमोग्लोबिन नामक गाड़ी रवाना हुई, किस सवारी को बिठाया? कार्बन डाइऑक्साइड को बिठाया, और कौन से स्टैंड पर लाकर उतार दिया? कुप्पिका पर। कुप्पिका में कार्बन डाइऑक्साइड को उतारा, ऑक्सीजन नामक सवारी को बिठाया, और हीमोग्लोबिन वाली गाड़ी वापस रवाना हुई, शरीर के अंगों में जाकर किसको उतार दिया? ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन को श्वसनी वर्णक कहा जाता है, क्योंकि यही गैसों के आदान प्रदान करने में सहायक होता है। मानव में श्वसनी वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित रहता है। यानी हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? हमारी आरबीसी के अंदर, लाल रक्त कणिका के अंदर उपस्थित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। यदि कुप्पिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है? अधिक दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचाने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? बिल्कुल हुई।
हीमोग्लोबिन नहीं होता तो गैसों का आदान प्रदान है वो बहुत या तो धीमा होता है या होता ही नहीं। ठीक है, फिर अगला आता है मानव में वहन। तो वहन के बारे में क्या मतलब है? वहन का मतलब है घूमना फिरना। शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे शरीर के अंदर घूमती है? तो वो होता है रक्त। हमारे शरीर के अंदर रक्त, वह रक्त को एक तरल संयोजी पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि रक्त हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। संयोजी यानी शरीर के एक अंगों से दूसरे अंगों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको संयोजी कहा जाता है। और उत्तक का मतलब है इसमें 2 से 3 प्रकार की कोशिका होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसलिए रक्त को क्या कहा जाता है? उत्तक, यानी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। ये चीज आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। तो रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो मानव के अंदर वहन यानी पूरे शरीर के अंदर पदार्थों को, चीजों को घुमाने का काम कौन करता है? रक्त करता है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। एक दूसरे अंगों को जोड़ने का काम करता है। आपने कोई दवाई ली, मुंह में ली, उसका असर पेट में करना है, सर में करना है, तो वो दवाई पेट में, आमाशय में या सर में किस माध्यम से जाएगी? उसको रक्त लेकर जाएगा, वो रक्त में घुलेगी। फिर उस दवाई के जहां पर जरूरत है उसके उस स्थान पर रिसेप्टर होंगे। जैसे ही वो दवाई, जैसे आपने सर दर्द की टेबलेट ली तो वो शरीर में घूम रही है, जैसे ही सर में जाएगी उसके रिसेप्टर उस दवाई को पकड़ लेंगे और उसका सर में असर हो जाएगा। तो अगर रक्त नहीं होता तो दवाई मुंह में ही पड़ी रहती, उसको सर तक कोई नहीं लेकर जाता। ठीक है, तो रक्त को क्या बोला जाता है? मानव में वहन करने वाला, पदार्थों को ले जाने वाला, घूमने फिरने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? रक्त। आगे जो पार्ट आता है वो आता है मनुष्य का रक्त, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, मनुष्य का हृदय, वो सब कैसे काम करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपको श्वसन तंत्र से रिलेटेड, मानव में श्वसन तंत्र से संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, और बेशर्ते आप क्लास को कंटिन्यू पूरा देखिए, क्योंकि आपके फरवरी में एग्जाम आने वाला है। तब तक आपको अपनी पूरी 10th क्लास की साइंस है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको साथ साथ पढ़ाती जा रही हूँ, कोई भी डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी आशा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।